प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पर्यावरण विधि में शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि अपना कंटिन्यूअस निरंतर जारी है। पिछले टॉपिक में अपन ने वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 41 पढ़ी थी, और उसके बाद जो कि 40 और 41 में ये था कि कंपनियों द्वारा अपराध, सरकारी विभागों द्वारा अपराध। तो आगे का सेक्शन देखते हैं। धारा 42 पर्यावरण विधि में क्या कहती है, देखो। धारा 42 कह रही है सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण। कि अपन अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, और अध्याय 6 में है शास्तियाँ और प्रक्रिया की क्या क्या पेनल्टी शास्ति हैं, कैसे क्या क्या प्रक्रिया है। तो धारा 42 सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण प्रदान करती है। धारा 42 कह रही है कि कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। मतलब इस धारा में क्या किया गया है, इस धारा में ये प्रावधान है कि सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड के कोई भी सदस्य है या अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कोई भी विधिक कार्यवाही चलाने से सुरक्षित किया गया है यदि उन्होंने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों को सद्भावनापूर्वक लागू किया गया है। मतलब जो भी सद्भावनापूर्वक कार्य, जैसे गुड फेथ में यदि कोई कार्य किया गया है, तो कोई भी, भले ही वो सरकार हो या सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड का कोई सदस्य हो, और यदि गुड फेथ में सद्भावनापूर्वक कोई कार्य किया गया है तो उसके खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि गुड फेथ आपने आईपीसी इंडियन पेनल कोड में भी पढ़ा हुआ होगा। गुड फेथ में क्या क्या है क्या नहीं है, ये आपने विस्तारित रूप से पढ़ा होगा या अब आपके पढ़ रहे हैं। फिर से धारा 43, सॉरी ये धारा 143 लिखा हुआ है, गलत है। ये धारा सिर्फ 43 आएगा, 43 ही आएगी। ये कह रही है कि अपराधों का संज्ञान, कि अपराधों का संज्ञान किस प्रकार किया जाएगा, कैसे कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए प्रतिवाद भी ही करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का जो संज्ञान है निम्नांकित के द्वारा प्रतिवाद किए जाने पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। कि किस किस प्रकार से, किसके द्वारा किए जाने से ये किया जाएगा, देखते हैं। चलो, बोर्ड या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, कौन करेगा, या तो बोर्ड या उसके द्वारा नामित अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, ठीक है। या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बोर्ड या यथापूर्वोक्त, मतलब ऊपर जो भी प्राधिकृत अधिकारी को अभिकथित अपराध की ओर प्रतिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम से कम 60 दिन की सूचना दी है। कितने, कम से कम 60 दिन की सूचना देकर ही की जाएगी, ठीक है। और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा, तो इस अपराध का विचारण कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगा। मतलब इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। जहाँ कोई प्रतिवाद उपधारा 1 और खंड 6 के अधीन किया जाता है तो बोर्ड ऐसे व्यक्ति की मांग पर उसे वे सारी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जो उसके कब्जे में है, यदि मांग की जाती है। मतलब ये जो दी गई उपधारा 1 और खंड 6 के अधीन यदि कोई प्रतिवाद कंप्लेन दी जाती है तो
बोर्ड ऐसे व्यक्ति की मांग पर, जब यदि वो व्यक्ति मांग करेगा तो मांग पर उसे वे सारी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएगा जो उसके कब्जे में है। कौन कौन सी जो उसके कब्जे में है। परंतु यह कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति को कोई रिपोर्ट उपलब्ध कराने से इनकार कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध कराना लोकहित के विरुद्ध है। यदि कोई भी रिपोर्ट यदि लोकहित के विरुद्ध है तो उस व्यक्ति को बोर्ड वह रिपोर्ट देने से इनकार कर सकता है। तो धारा 43 में क्या था कि इस धारा में न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध के संज्ञान के लिए ये आवश्यकता रखी गई है कि परिवाद किस किस प्रकार से दिया जाए, कहाँ दिया जाए, कौन से न्यायालय में पेश किया जाए और कौन देगा, कितने दिन पहले देगा, कि भाई कोई भी बोर्ड या किसी को कौन देगा परिवाद, किसी बोर्ड या उसके द्वारा नामित अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तभी परिवाद किया जाएगा जब परिवाद दायर करने के आशय की सूचना बोर्ड या उसके द्वारा नामित व्यक्ति से विहित प्रारूप में कम से कम 60 दिन से पूर्व की गई हो। ये समस्त प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अब क्या है, धारा 44 क्या कह रही है, बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। धारा 44 ये कह रही है कि जो केंद्रीय बोर्ड है, राज्य बोर्ड के सदस्य हैं, अधिकारी व कर्मचारी समझे जाएंगे। ठीक है, लोक सेवक समझे जाएंगे। अब लोक सेवक क्या है, लोक सेवक वही जो कि भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 की धारा 21 में जो आपने पढ़ा था कि लोक सेवक के अंतर्गत किस किस को लोक सेवक माना जाएगा, किस किस को नहीं माना जाएगा, वो समस्त प्रावधान उसके अंतर्गत दिए गए थे। तो यहाँ भी वही बोर्ड के जो सदस्य हैं, अधिकारी और कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक ही समझे जाएंगे। फिर क्या है, धारा 45 क्या कहती है, रिपोर्ट और विवरणियाँ, कि ये जो रिपोर्ट बनती है, ये विवरणियाँ हैं, रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स हैं, ये किसको दिए जाएंगे, कौन कौन किसको पेश करेगा। तो इसके अंतर्गत क्या है, केंद्रीय बोर्ड पर भी दायित्व डाला गया है। केंद्रीय बोर्ड केंद्रीय सरकार को और राज्य बोर्ड राज्य सरकार को, और केंद्रीय बोर्ड को अपनी निधि या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी रिपोर्टें, विवरणियाँ, सांख्यिकीय लेखाएं और अन्य जानकारी देगा जिनकी यथास्थिति वह सरकार या केंद्रीय बोर्ड समय समय पर अपेक्षा करे, मतलब समय समय पर मांग करे। इस धारा में ये दिया गया है कि केंद्रीय बोर्ड पर यह विधिक दायित्व डाला गया है कि वह केंद्रीय सरकार को समय समय पर मांगी जाने वाली अपनी निधि या क्रियाकलापों के बारे में रिपोर्ट, विवरणी, सांख्यिकी, लेखाएं या अन्य जो भी जानकारी है वो समस्त जानकारी समय समय पर उनके द्वारा मांगे जाने पर समय समय पर पेश करे। फिर राज्य बोर्ड पर भी ये दायित्व डाला गया है कि वह राज्य सरकार व केंद्रीय बोर्ड को समय समय पर अपेक्षा किए जाने पर या मांगे जाने पर अपनी निधि और क्रियाकलापों के बारे में रिपोर्ट, विवरणी, आंकड़े, लेखें, अन्य समस्त जानकारी दे। अब आगे का सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 46 क्या कहता है, अधिकारिता का वर्जन, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। अधिकारिता का वर्जन की मतलब है किस किस को वर्जित किया गया है, कौन से न्यायालय को किया गया है, कौन सा है, ये समस्त इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो इस किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त किया गया है और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही की बाबत कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी कोई भी आदेश नहीं देगा। मतलब इस धारा के अंतर्गत क्या है कि इस धारा में किसी सिविल न्यायालय को, कोई भी सिविल न्यायालय को इस बात के लिए वर्जित किया गया है कि वह उन वाद या कार्यवाही को ग्रहण न करे जो इस अधिनियम में अपील अधिकारी को दी गई है। इसी प्रकार उन कार्यवाही में आदेश नहीं देगा जो अपील अधिकारी को देने के लिए सशक्त किया गया है।
मतलब इसके अंतर्गत क्या है, क्या जो प्रक्रिया है ये समस्त इसके अंतर्गत बताया गया है कि कौन लोग सेवक माने जाएंगे। यदि सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में कोई कार्यवाही करता है तो उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। और अपनी केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड किस किस को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, कैसे सौंपेंगे, उनका क्या क्या दायित्व है, ये समस्त बातें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।